दिलेस के एपिसोड 42 राइटर साद हसन। एवर्ली ने चेहरे से मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई जैसे ही मेहर का नाम लिया गया। आपकी इमेजिनेशन तो कमाल की है मिस्टर जोहरान, क्यों क्यों ना आप एक्सपर्ट राइटर बन जाएं। जोहरान ने कहा, मुझे पता चला है कल रात तुमने 2 प्लेट लाजानिया और एक रेगुलर पिज्जा खाया था। क्या मैं ओवर टाइम करने के लिए थोड़ा सा खा भी नहीं सकती? इससे पहले तुम एक बेजान लाश की तरह रहती, आधा खाना खा भी नहीं पाती थी, और हाँ, कल तुमने नया ड्रेस भी खरीदा है। और जवाब देना चाहती थी मगर वो उसे इस तरह घूरा था जैसे सब कुछ जान चुका हो। जोरान ने कहा, बताओ तुम मेहर से कहाँ मिली? ये कोई नया अंदाजा नहीं था, इसके लहजे में यकीन था। एवर्ली ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। आप पागल हैं, आपको ये सब कैसे पता कि मैं क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ? क्या आप ये भी नोट करेंगे कि मुझे कब पीरियड्स होते हैं या कब कौन से कॉन्स्टिपेशन होता है? जोरान ने एक लंबा सा सांस लिया और एवर्ली को हैरान रह गई, ये आदमी सांस ले रहा है। एवर्ली, तुम जानती हो मेरे और मेहर के दरमियान क्या हुआ था? मैं नहीं चाहता कि उसे अगवा कर लिया जाए। मैं इन दिनों उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। एक मकरूर आदमी उससे मिन्नत कर रहा था। जोरान ने कहा, अगरचे हम अलग हो गए लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कोई और भी उसे ढूंढ रहा है और वो अकेली खतरे में पड़ सकती है। आप इस ग्रोह की बात कर रहे हैं जिसने उसे अगवा किया था? एवर्ली ने पूछा। हाँ, वो एक खतरनाक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों को मारना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मेहर उनके हाथ लग गई तो? एवर्ली ने खुद को संभाला और कुछ देर सोचने लगी। मैं उससे मिली नहीं, लेकिन मुझे पता है वो मुझसे मिलने आई थी। जब तुम मिली ही नहीं थी तुम्हें यकीन कैसे हो गया? उसने अपने पर्स से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और खोल दिया। आप पहचानते ही हैंड राइटिंग किसकी है? उस पर लिखा था, अपना ख्याल रखना। ये पढ़कर जोहरान के दिल में दर्द उठा, जैसे उसे शक था मेहरा वाकई जा रही थी। वो खास तौर पर एवर्ली को अलविदा कहने आई थी। एवर्ली ने उसकी आंसू आंखें देखकर हमेशा अपने कांपते हाथ संभाले। मैं अगर वो दोबारा तुमसे मिले तो तुम सबसे पहले मुझे इत्तला देना। वो अपना बिजनेस कार्ड छोड़कर फौरन चला गया। रेस्टोरेंट में से निकलकर उसने उदासी से आसमान की तरफ देखा। एल्डन वन ना बहुत बड़ा शहर था ना छोटा, फिर भी वो इस शख्स को नहीं ढूंढ पा रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुहेल ने एहतियात से पूछा, मिस्टर जोनान आप क्या करें? अस्पताल चलते हैं। काइफ मेहरबाज गायब हो चुके हैं। इस शहर में मेहर का वाहिद सहारा मेहरमा माहिला का सदीदी है। माहिला की बीमारी की खबर फैल चुकी थी। अगर मेहर शहर छोड़ने वाली तो वो जरूर अपनी माँ से मिलने आएगी। यही जुनान का आखिरी मौका था। चंद दिनों में माहिला का बहुत कमजोर हो गई थी। हर बार जब वो सोती तो उसे ख्वाब आता कि मेहर उस पर झपट रही है उसे मारने के लिए। उसकी खराब जहनी हालत ने उसे उसकी बीमार जिस्म को मजीद कमजोर कर दिया था। जब जोहरान कमरे में दाखिल हुआ वो रो रही थी। उसने फौरन आंसू साफ किए और खुद को संभालते हुए कहा, जोहरान तुम आ गए। जोहरान पहले इसके बारे में गैर जानिबदार था, लेकिन जब जब जैसे ही उसे याद आया कि वो मेहर की माँ है, उसके दिल में नफरत भर गई। उसने अपने जज्बात को दबा दिया। आपकी तबीयत अब कैसी है? माहिला का ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगी। ये मेरी सजा है अपनी बेटी को छोड़ने की। उसी वक्त एक नर्स ट्रॉली के लेकर अंदर आई। मिसेस कासी, आपका चेक का कब वक्त हो गया है? ठीक है। जब जोरान बाहर निकलने लगा नर्स ने मेडिकल बॉक्स खोला और अंदर से एक बच्चों की घड़ी निकली। ये किसकी शरारत है? माहिला की नजर जैसे ही उस घड़ी पर पड़ी उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेहर? जोहरान दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि माहिला की आवाज ने फौरन पलटा। मिस सदीदी, आपने क्या कहा? माहिला ने टेडी फोन वॉच उठाई और आंसू बहाते हुए कहा, ये मैंने मेहर को तुम्हारी मंगनी से 1 रात पहले दी थी। जब वो छोटी थी तो मैंने वादा किया था उसे नई घड़ी लेकर दूंगी, लेकिन उसी साल में उसे छोड़ के चली गई। ये मैंने उसे अपनी कमी पूरी करने के लिए दी थी। उसने घड़ी को सीने से लगाया। मेहर यहाँ आई थी, वो ये घड़ी नहीं चाहती और ना ही अब वो मुझे चाहती है। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। जोहरान फौरन कमरे से बाहर निकले। इतना बड़ा अस्पताल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन जिसे वो ढूंढ रहा था वो कहीं नहीं थी। मेहर, उसने जोर से पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। बिलाल उसके पास आया। मिस्टर जोरान, मैंने मालूम किया है ये घड़ी अस्पताल की एक क्लीनर के करने वाली ने रखी थी। किसी ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया। मिसेस ममदानी यहाँ नहीं आई। जोरान का दिल जैसे डूब गया। मेहर अपनी शदीद बीमार माँ से मिलने नहीं आई। ये साफ था कि वो माह लका से रिश्ता खत्म करना चाहती है। अगर वो अपने माँ से ताल्लुक तोड़ सकती है तो जोरान क्या हैसियत रखता था? उसका सर घूमने लगा जैसे वो किसी भी लम्हे गिर जाएगा। मिस्टर ममदानी, आप ठीक हैं? बिलाल ने उसे संभाला। जोहरान ने अपने अंदर के तूफान को दबाया। बिलाल, मेहर मुझे नहीं चाहती, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। बारिश शुरू हो गई थी। उसने बिलाल को धक्का दिया और मकसद बेमकसद आगे चलने लगा। हवा उसके चेहरे पर छू रही थी। बारिश के कतरे उस पर गिर रहे थे। चंद कदम चलने के बाद वो अचानक रुका और पीछे मुड़ा। मुझे एक बात समझ आई है। क्या? वो अगर वो ट्रेन या फ्लाइट का टिकट लेगी तो हमें पता चल जाएगा। हमने अपना हर दाखिली रास्ते पर सख्त चेकिंग लगा रखी है। वो अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। बिलाल फौरन चौंक उठा। मिस्टर जोनान, आपका क्या मतलब है? वो बाय सी जाएगी, वो पानी के रास्ते से जाएगी। कार्गो शिप में किसी को छुपाना आसान होता है? जुरान की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बिलाल ने परेशानी पर बल डालते हुए कहा, एल्डन वाइन पोर्ट दुनिया का टॉप 3 बंदरगाहों में से एक है। यहाँ बेशुमार कार्गो शिप आते जाते हैं, उसमें उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। और फिर मुख्तलिफ ममालिक
और फिर मुख्तलिफ मुल्क के जहाज़ भी आते हैं। ज़ोरान ने हुक्म दिया, ढूंढो इसे फ़ौरन, अगले 7 दिनों में आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों की लिस्ट निकालो, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना रुकें, सब रिकॉर्ड निकालो। उसने मुट्ठी भींच ली, मेहर मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ कमलान ने सारा सामान तैयार कर लिया था। उसने सोनू बॉल को मेहराला के हवाले करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी। चलो मेहर चलते हैं। वो बेध्यानी से चेरी ब्लॉसम के दरख्त को देखती रही। हमारे पास अभी 2 दिन बाकी हैं, हम पहले क्यों जा रहे हैं? दिल क्यों बेसुकून हो रहा है? क्या वो कोई काम बाकी है? उसने सर हिलाया। नहीं, मैं सबको अलविदा कह चुकी हूँ। चलो। कमलान ने सीधा समझ रहा था वो क्या महसूस कर रही है। मेहराला इस शहर में बरसों गुजारे थे, वो जाने के बाद मालूम नहीं कब वापस आएगी। ऊपर से असल मुजरिम भी उस तक सामने नहीं आया था। ठीक है। वो स्नोबॉल को खिलौने उठाकर बाहर निकल गई। मेहराला सड़क के किनारे खड़ी एक सिमट में देख रही थी। वो मेहरबाश मीन्स था जहाँ वो बड़ा सदरक नजर आ रहा था। नहीं, मैं मजीद मसला नहीं खड़ा करना चाहती। दिल ही दिल में अलविदा कहकर वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आहिस्ता से सड़कों पर दौड़ने लगी। कैमरान ने उसकी उदासी महसूस करते हुए कहा, मेहरला 1 मिनट में एयरवुड्स रेस्टोरेंट से कुछ लेकर आता हूँ। तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है ना? मैं तुम्हारी पसंद कभी नहीं भूल सकता। वो जल्दी से गाड़ी से निकला और गली में दाखिल हो गया। जल्दी के बाइस वो किसी से टकरा गया। उसके हाथ से थैले गिर गए। गाड़ी की चाबी जमीन पर गिर गई। चाबी के साथ लगा हुआ सिर्फ गेंद अलग होकर लुढ़कता हुआ एक चमड़े के जूते से जा टकराया। कमरान फौरन झुक कर गेंद उठाने लगा कि उससे पहले ही उसे उठा चुका था। अजनबी ने गेंद उठाई और उसके हाथ में घुमाने लगा। काफी खूबसूरत गेंद है। उसकी आवाज नरम थी। कमलान ने गौर से देखा। उस अजनबी की आंखें बहुत दिलकश थी। उसका अंदाज जोहरान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ जोहरान का वजूद खौफ पैदा करता था, वही शख्स नरमी और पुरसुकून का एहसास देता था। वो जोहरान के करीबी दोस्तों में से एक था, ब्राउन मोर। वो जड़ी बूटियों का दीवाना समझा जाता था। वो दोनों करीब खड़े थे, इसलिए कमरान को इसके जिस्म से जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस हो रही थी। ये हाथ से बनाया गया बॉल है, इसके लिए मशीन से बनी चीज़ों से मुख्तलिफ है। शुक्रिया सर। ब्रायन ने गेंद वापस उसके हाथ में दी। लगता है तुम्हारे लिए बहुत अहम है। तुमने चाबी से पहले उसे उठाने की कोशिश की है। जी हाँ, ये मेरे खास दोस्त ने दी थी। अब मैं चलता हूँ सर। कमलान ने चाबी उठाई और रास्ते देने के लिए एक तरफ हो गया। ब्रायन कुछ कहे बगैर एयरवुड रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गया। कमलान चाय के बजाय ब्रायन के आराम से अपना फ़ोन निकाला और कॉल मिलाई। कमलान के जाने के बाद ब्रायन ने अपना फ़ोन निकाला और जोहरान को कॉल मिलाई। कॉल उठते ही जोहरान ने बदमिजाजी से कहा, क्या चाहिए तुम्हें अब? क्या मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए कोई खास वजह चाहिए? और हाँ, क्या तुम्हें मिली मेहर? ब्रायन के लहजे में शरारत थी। अगर मजाक करना है तो किसी और दिन करना, मेरे पास वक्त नहीं। जोहरान कॉल काटने ही वाला था कि ब्रायन हंसा, लेकिन मैंने उसे देख लिया है। तो जोहरान की उंगली रुक गई। उसने फौरन आवाज बुलंद की, क्या? कहाँ है वो? मैंने एक नौजवान से टकराया था, उसके गाड़ी की चाबी के साथ एक छोटी सी सुर्ख गेंद लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे पास हुआ करती थी। वही गेंद जोहरान जिसे जोहरान हर जगह साथ लिए फिरता था, वो कहाँ है? जोहरान ने बेचैनी से पूछा। वो लोग 3 मिनट पहले यहाँ से अब जा चुके हैं। जोहरान ने गुस्से से पूछा। ब्रायन मोर, संजीदा हो जाओ, बताओ मुझे। ओहो, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने उस इंसान की तस्वीर ले ली है, तुम खुद देख लो। तस्वीर एक लड़के की थी, सिर्फ साइड प्रोफाइल, मगर वो चेहरा पहचानने में देर न लगा। कमलान। जोहरान के जहन में बिजली सी कूदी। मेहराला पूरे वक्त कमलान के साथ थी। कमलान के बारे में सब कुछ मालूम करो। हालिया दिनों में उसके साथ उसने क्या कुछ किया, सब कुछ। जोहरान ने हुक्म दिया। पहले वो कमलान के बारे में तहकीक कर चुका था। वो सिर्फ मेहराला का पड़ोसी था और ज्यादातर बैरून मुल्क में रहता था। कुछ खास मशकूक न था। लेकिन अब एक नई मालूमात सामने ये मालूम हुआ कि मेहरानवी खानदान समंदरी ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। उसी वक्त सुहेल दौड़ता हुआ, मिस्टर जोहरान, मुझे कुछ मिला है। मेहरबानी खानदान ने एक कार्गो शिप के लिए 1 हफ्ते पहले रवानगी की दरख्वास्त दी थी। कब रवानगी है? जोहरान ने फौरन पूछा। 2 दिन बाद का शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने अचानक जल्दी रवानगी की दरख्वास्त दी और वो मंजूर हो गई है। जहाज आज की रात के वक्त रवाना होगा। अब तक बंदरगाह पहुंच चुका होगा। लानत है। जोहरान ने कोट उठाया। आदमी लेकर चलो, उन्हें रोको। उसने कमलान को कम समझा था, इसे अंदाजा नहीं था वो मेहराला को लेकर फरार हो जाएगा। दूसरी तरफ मेहराला समंदर की हवा महसूस कर रही थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा बोझ बोझ था। क्या हो मेहराला? कमलान ने पूछा। कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा है। वही एहसास जो हमेशा किसी मुसीबत से पहले उसे होता था। मुझे नहीं लगता हम आसानी से निकल पाएंगे यहाँ से। कमलान ने पूरा एतमाद मुस्कुराहट के साथ, काफी करना करो मेहराला, सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। बाहर ठंडे, अंदर चलते हैं, चलो। जोहरान सी पोर्ट पहुंच चुका था। एन उस वक्त जब कार्गो शिप रवाना होने वाली थी। सुहेल ने अफसरान का एक गिरोह को लेकर जहाज की तरफ दौड़ा। हमें इत्तला मिली आपके जहाज में ममनुआ सामान मौजूद है। अफसरान को चेकिंग करनी होगी। आज रवाना नहीं हो सकते। सामान के सामने खड़े ताजिर ने कहा, सर, हमने तमाम सामान की फहरिस्त कानून के मुताबिक जमा करवाई है। मैं 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, ये गैर कानूनी चीज क्यों लेके जाऊंगा? एकदम लोग जहाज पर चढ़ दौड़े। जोहरान हुजूम के बीच खड़ा था, जैसे कोई हाकिम हो।
सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसकी नजर जहाज के मैनेजर पर गई, मगर कमलान कहीं नजर नहीं आया। उसने तान कर बोला, कमलान मेहरबानी क्या? हाँ, कहाँ है मिस्टर मेहरबानी? वो इतने बड़े आदमी हैं, वो हमारे साथ सामान ले जाने के लिए क्यों आएंगे? वक्त जाया ना करो, मुझे पता है वो जहाज पर है, उसे बुलाओ। सीसीटीवी फुटेज में वाजे था कि कमरान की गाड़ी 2 घंटे पहले बंदरगाह पहुंची है। सर, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? सर, यहाँ सामान नहीं रखा जाता, हमारे रहने का हिस्सा है, आप अंदर ना जाएं। रास्ते से हट जाओ। जोहरा ने एक एक दरवाजे को लात मारता खोलता गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। महराला महरबाज, तुम बार बार मेरे सब्र को आजमाती हो। तुमने वादा किया था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, अब तुम किसी और मर्द के साथ भाग रही हो। जितना वो कमरा चेक करता, उसकी परेशानी में चिकने बढ़ जाती हैं। अमले के कमरे बेतरतीब थे, बदबूदार, बदबू फैली हुई। आखिर में वो आखिरी कमरे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक मोटी औरत थी जो इसे देखकर चीख पड़ी, मिस्टर जोनान, यहाँ रहना उनके लिए खतरनाक होगा, वो यहाँ नहीं आएंगी। सब कुछ हद से ज्यादा आसान लग रहा था। उसने खुद को कमलानो महरला की जगह रखकर सोचा, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या मैं वाकई इस जहाज पर सवार होता जो इतना वाज़ेह और नुमाया है। अचानक उसको समझ आ गया, कमलान अगरचे नौजवान था मगर इंतहाई चालाक इंसान था। उसने पूरा प्रॉपर प्लान बनाया था। उसे यकीनन अंदाजा था कि जुरान पानी के रास्ते पर शक करेगा और तमाम जहाज़ों की तलाशी लेगा। इसलिए ये जहाज़ सिर्फ एक बेड के तौर पर रखा हुआ था। मुमकिन है वो दोनों किसी और जहाज़ पर बैठे पहले ही समंदर में निकल चुके हों। लाना थे। जहरान का गुस्सा बढ़ने लगा। सोहेल, जो अभी तक कुछ नहीं समझ पा रहा था, मिस्टर जोनान क्या हुआ? महराला, यहाँ नहीं, जहाज बहुत बड़ा है, हर जगह तलाशी करने में वक्त लगेगा और तब तक वो दोनों बहुत दूर जा चुके होंगे। हम सही जगह पर आए हैं, ये मेहरबानी खानदान का जहाज है। सुहेल ने कहा। उसने हर मुमकिन सूरत हाल की तैयारी कर रखी, यहाँ तक कि तलाशी के लिए भी। ये जहाज सिर्फ एक धोखा है। इस वक्त बिलाल उनके पास है। मिस्टर जोहान, जहाज पर बहुत ज्यादा सामान है, हम बहुत से आदमी लाए हैं, मगर सबकी चेक करने में आधी रात हो जाएगी। जोहान की आंखें गहरी हो गई। जरूरत नहीं है, वो जा चुके हैं। क्या वो जा चुके हैं? जोनान ने केबिन से बाहर निकल और हुक्म दिया, हेलीकॉप्टर तैयार करो और सरहद पर तमाम कार्गो शिप रोक दो। कह दो मुनशियात स्मगलिंग की जा रही है। रात गहरी होती जा रही थी, बारिश तेज हो चुकी थी, ऊंची लहरें जोर जोर से जहाज से टकरा रही थी। महला गर्म केबिन में बैठी थी। जहाज के हिलने से उसके जिसम आगे पीछे झूल रहा था। ये एहसास उसे पसंद नहीं था, क्योंकि इसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। इसे मानना पड़ेगा, कमला ने एक नहायत बारीक भी इंसान था। उसके कहने पर किसी से किसी उसके कहने पर किसी ने पहले से ही उसका कमरा सजा दिया था। वो तकरीबन इसके पुराने कमरे जैसे ही था। स्नोबॉल अपनी बिल्लियों वाली टोकरी में सो रहा था। महराला ने खुशबूदार मोमबत्ती जलाई और हल्की सी मौसीकी लगा दी। और वो लंच खा रही थी जो वो रेस्टोरेंट से लाया था, लेकिन उसे भूख नहीं थी। वो किताब पढ़ने लगी, मगर 2 लाइनें पढ़कर उसका ध्यान बढ़ गया। वो बेचने से कमरे में टहलने लगी, जैसे किसी गर्म तवे पर बैठी हो। उसी वक्त जहाज रुक गया। उसे कुछ बेचैनी मजीद बढ़ गई। उसने किताब एक तरफ रखी और बाहर चलने लगी ताकि मालूम करे हुआ क्या। दरवाजे पर किसी की टक्कर से कमलान से वो हल्की सी मुस्कुराहट का हाथ बोला, महराला, कमलान क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बस ज्यादा परेशान हो रही हो। उसने उसके हाथ देखकर नरमी से कहा, अगर तुम इतना सोच रही हो तो जाकर नहा लो। मैंने आराम देने वाला एसेंशियल ऑयल रखा है, उसे इस्तेमाल करो। फिक्र ना करो, समुद्री पुलिस चेकिंग के लिए आई है। वो आमतौर पर देखते हैं कोई ममनुआ सामानी मुनशियात तो नहीं। हम ताउन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके सर पे हाथ फेरा। हम अभी तक समंदर में है। जोहान कभी तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ सकता। उसकी नरमी ऐसी थी जैसे कोई बड़ा भाई हो। हालांकि वो इससे 1 साल छोटा था। तब तक महराला को याद आया वो उम्र में उससे छोटा है, लेकिन सोच में कहीं ज्यादा पुख्ता है उससे। कमलान, तुम तो एक स्टूडेंट थे, तुम्हें डर नहीं लगता? उसे महसूस हो कि वो बहुत कुछ झेल चुका है, इसलिए हंसना आसान पुरसुकून था। वो सच्चाई से बोला, मुझे कम उम्री में बैरून मुल्क भेज दिया गया था। जाहिर है मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और मैं अपनी हकीकत जानता हूँ। मैं किसी पर इन्हिसार नहीं कर सकता, और चूंकि बैरून मुल्क रहने वाला ज़्यादा खतरनाक था, मैंने हर किस्म के लोग से ताल्लुकात बना रखे हैं, इसलिए मैं किराए के सिपाही भी रख सकता हूँ। महराला खामोश हो गई। मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, कम अज़ कम मेरे वालिद मुझे माली मदद देते हैं, इतना बुरा भी नहीं था। अच्छा, पुरानी बातें छोड़ो, बैठो और कुछ खा लो, फिर नहाकर सो जाओ। हम कल हाई सीज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? कमलान ने एक नज़र अपने फ़ोन पर पड़ने वाले मैसेज पर डाली, जिससे उसे अंदाज़ा हो गया कि जोहरान आ चुका। उसने पहले ही समझ लिया था कि ब्रायन कोई आम आदमी नहीं है। वो छोटी सी सुर्खगेंद महरला के ताल्लुक को पहचान सकता था, लेकिन कमलान ने उसके लिए भी है बैकअप प्लान बनाया हुआ था। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। जितना चाहो ढूंढो जोहरान, देखते हैं सूरज निकलने तक तुम हमें ढूंढ पाते हो या नहीं। उसने महरला की तरफ आखिरी नज़र डाली। उसकी आंखों की नरमी खत्म हो चुकी थी, उसकी जगह खतरनाक जुनून ले ली थी। महरला, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। अगर मौत भी मेरे खिलाफ आ जाए तब भी मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा।
سمندر اب جہازوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ہر طرف جہاز ہی جہاز سے سب کو روکا جا رہا تھا۔ لوگ اندر اندازے لگا رہے تھے کہ کسی پڑوسی ملک کا جہاز ڈوب گیا ہے یا جنگ ہونے والی ہے۔ سب خاموشی سے انتظار کر رہے تھے۔ سمندری پولیس کی تعداد بڑھ رہی تھی اور کملان کو بے چینی ہونے لگی تھی۔ زہران واقعی کاروباری دنیا کا سب سے بڑا طاقتور شخص تھا، اس کے لیے ایسے حربے استعمال کرنا معمول کی بات تھی، لیکن سوال یہ تھا کیا اس کا اثر اتنا تھا کہ پولیس بھی اس کے اشاروں پہ چل رہی تھی؟ کملان کو لگ رہا تھا پولیس اپنا معمولی کام کر رہی ہے، مگر مہرالہ ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے نمبر والے جہاز دیکھے وہ جزیرہ یاد آ گیا جہاں ہر طرف سے گھیر لیا کہتا ہے اگر زہران کے پاس سمندری پولیس کو حکم دینے کا اختیار نہ تھا تو اس وقت جنگی جہاز وہاں نہ آتا، لیکن ایک سمندر کشتی آہستہ سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہرالہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے فریم کے ساتھ ٹیک لگا لیا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس جزیرے کی یادیں ابھرے گئیں جب زہران کنان کو بازو میں اٹھائے وہاں آیا تھا۔ وہ سب کو مار ڈالنے کی دھمکی دے کر اسے اپنے ساتھ واپس لے جانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے سب کی جان بچانے کے لیے وعدہ کیا تھا وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن اس نے اب وعدہ توڑ دیا۔ زہران کا چہرہ اس کے ذہن میں گونجنے لگا، میں نے کہا تھا تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی۔ کمل نے اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھا، ہوا کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فوراً اس کے پاس آئے، مہرالہ تم ٹھیک نہیں ہو کیا؟ پیٹ میں درد ہے؟ وہ جیسے ہوش میں آئی، ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے سر دوڑ رہی تھی۔ کمران مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ مہرالہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آزادی سے بس ہم ایک قدم دور ہیں، ہمت رکھو ہم جیت جائیں گے۔ نہیں بات ایسی نہیں ہے، زوران مجھے کبھی نہیں جانے دے گا، مجھے واپس بھیج دو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں کبھی ایلڈرمائن چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ کمران نے صبر سے کہا مہرالہ جیسا میں نے کہا یہ صرف سمندری پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اتنا مت سوچو، اپنے والد کے بارے میں سوچو، تم جلدی ان سے مل سکو گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے جزیرے کو صاف کروا دیا، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں رنگ برنگے کاغذ کے پھول ہیں، بہت حسین ہے۔ تم ٹھنڈا پانی پی سکتی ہو، میں نے خود پیا ہے، بہت تازہ میٹھا ہوتا ہے پانی، یہ بالکل صاف شفاف ہے۔ تم اور کائف مہربان بس اپنی صحت پر توجہ دینا، آرام سے سونا، سکون سے جینا۔ کمران اس کے لیے خواب جیسی زندگی کی نقشہ کھینچ رہا تھا۔ مہرالہ کی آنکھوں میں امید کی چمک دوبارہ آ گئی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، چلو باہر تیز ہوا ہے، اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی، اس کے الفاظ نے آہستہ سے پرسکون کر دیا، وہ دل میں خود پر ہنسی۔ زوران کوئی خدا تو نہیں کہ اسے پوری دنیا کا علم ہو، وہ کیسے جان سکتا ہے میں کہاں ہوں؟ اسی وقت دو سمندری پولیس افسر جہاز پر چڑھے، انہوں نے اپنے بیج دکھا اور کہا منشیات اسمگل کرنے والا گروہ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ سب سے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں۔ کپتان مسکرا کے بولا ضرور، ہم مہذب لوگ ہیں، شکریہ۔ خاتون آفیسر نے اپنی ساری کی طرف اشارہ کیا اور دونوں کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے تک پہنچ کر کپتان بولا یہ تھوڑا مشکل ہے، میری فیملی اندر ہے، آرام کر رہی ہے، معذرت، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، برائے کرم تعاون کریں۔ مہرالہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس نے کمبل سے اپنا چہرہ ڈھانپا رکھا ہوا تھا۔ خاتون افسر نے اس سے قریب اور سرد لہجے میں بولی مس پلیز کوآپریٹ کیجیے، اپنا کمبل نیچے کی۔ مہرالہ پریشان تھی، اس لیے اس نے جلدی سے میک اپ کیا تھا، اس نے اپنے جلد کو سانولا دکھایا تھا اور گالوں پر چند جھریاں بنا لی تھیں، اب کوئی قریبی شخص بھی آسانی سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میڈم کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے سمندری بیماری ہو رہی ہے، پلیز سوری۔ خاتون آفیسر نے سنجیدگی سے کہا ہم منشیات فروشوں کے گروہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف ایک سادہ سے پوچھ گچھ ہے۔ اس نے اپنی نوٹ بک نکالی اور سوال کرنے لگی نام کیا ہے، کیا کام کرتی ہو، کہاں جا رہی ہو، جہاز پر کتنے لوگ ہیں؟ مہرالہ نے نہایت سکون سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب آفیسر جانے لگی تو اچانک اسے کچھ یاد آیا، اس نے جیب سے دوا نکالی، میرے پاس اس سمندری بیماری کی دوا ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ خاتون آفیسر کی نظر اس کے سفید ہاتھوں اور بازو میں پڑی اور مہرالہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، اس کے چہرے اور بازو کے رنگ میں واضح فرق تھا، لیکن خوش قسمتی سے افسر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی نوٹ بک بیگ میں رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جیسے ہی ہو گئی مہرالہ کو اپنے کمر سے پسینے کی بوند بھیگتی نظر آئی۔ اب وہ افسران جہاز سے جا چکے تھے، مہرالہ اور کملان دونوں ایک دوسرے کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کملان نے کہا اب سب ٹھیک ہے، تھوڑا وقت لگے گا، پھر ہم دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرانے کے لکیریں بنا رہی تھیں۔ نہانے کے بعد مہرالہ سفید نائٹ گاؤن پہن کر بیڈ کے ساتھ ٹک لگا کر بیٹھ گئی، اس کی گود میں اسنو بال کھیل رہا تھا۔ اب وہ سکون سے کتاب پڑھنے لگی، تقریباً آدھی کتاب ختم کر چکی تھی۔ اس احساس وہ جہاز اب تک چلا نہیں، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا،
سیاہ سمندر میں روشنی کی چند کرنیں نظر آ رہی ہیں. وہ جمائی لے کر سونے والی تھی کہ اچانک ہیلی کاپٹر کی تیز آواز گونجنے لگی. آواز اتنی تیز تھی کہ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی. اتنی تیز بارش میں ہیلی کاپٹر کا اڑنا ممکن نہیں تھا. تو پھر کون اڑا رہا تھا؟ مہرالہ کے دل میں پھر سے خوف جاگا. جیسے جیسے آواز قریب آتی گئی اس کے ہاتھ کتاب پہ زمین پہ گر گئی. سنو بال بھی بچھڑنے سے کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھیں اس منظر پہ جم گئیں. جہاز چاروں طرف سے سمندری کشتیوں سے گھیر لیا تھا. لائٹس ان کے جہاز پہ پڑ رہی تھی. دل میں ایک برا احساس بھرا. وہ جلدی سے کیبن سے باہر بھاگی. کمران پہلے ہی ڈیک پہ موجود تھا. وہ ایسے گھرے ہوئے تھے جیسے شیر اپنے شکار کو گھیر لیتے ہیں. تیز ہوا، اونچی لہریں، وہ مکمل طور پر پھنس چکے تھے. کمران نے افسوس سے کہا، معذرت مہرالہ، لگتا ہے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. لیکن اس کی آواز اب بھی نرم تھی. مہرالہ کی نظر سامنے بڑھتے ہوئے جنگی جہاز پہ پڑی. ان کا جہاز اس کے مقابلے میں بالکل چھوٹا لگ رہا تھا. جنگی جہاز کے اگلے حصے پر زہران ممدانی کھڑا تھا. اس کا کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا اور بلال اس کے پیچھے چھتری لیے کھڑا تھا. وہ بالکل کسی بحری جہاز کے جرنیل کی طرح لگ رہا تھا. اونچائی سے انہیں دیکھ رہا تھا. اس نے کچھ کہا اور مہرالہ کو صاف سنائی دیا، مہر، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی. زہران ممدانی کی ہیبت ناک موجودگی مہرالہ کو گھیرے ہوئے تھی. اس کا پورا جسم لرزنے لگا. کمران غیر معمولی طور پر پرسکون تھا. وہ دونوں کے لیے چھتری تھامے کھڑا تھا. اس کی آواز نرم تھی. مہرالہ، یہاں بہت سردی ہے، اندر چلے جاؤ. باہر کھڑے رہنے سے یا انتظار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، چونکہ وہ چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں اس لیے وہ کچھ بھی کر لے انجام نہیں بدل سکتا تھا. مہرالہ جیسے ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی. وہ خالی نظروں سے جنگی جہاز کو قریب آتے دیکھ رہی تھی. جہاز مکمل طور پر رکا بھی نہیں تھا کہ زہران پہلے ہی ان کے جہاز پر چڑھ چکا تھا. مہرالہ یوں کھڑی جیسے وقت رک گیا ہو. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ صورتحال میں کیا کرے. وہ بس لہروں کے شور میں زہران کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی. جیسے جیسے وہ وقت قریب آ رہا تھا اسے لگا جیسے کوئی اس کی روح جسم سے نکال رہا ہو. وہ نہیں جانتی اس کا سامنا کیسے کرے. نہ یہ کہ وہ اسے اور کملان کو کیا سزا دے گا. زہران نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پر ڈال دیا. تب جا کر مہرالہ کو ہوش آیا. وہ بے اختیار کانپ رہی تھی. اتنے ہلکے کپڑوں میں باہر کیوں کھڑی ہو؟ اس نے اپنی باہوں میں کھینچ لیا. مہرالہ اس مانوس آغوش سے خود کو آزاد نہ کروایا. وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح ساکت رہی. زہران نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور اسے کان میں قریب جھک کر بولا، مہر، میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا تھا. اس کی سانس کے کان کو لو کو چھو رہی تھی جیسے شیطان سرگوشی کر رہا ہو. مہرالہ کا گلا خشک ہو گیا. لیکن تم نے وعدہ کیا تھا تم ایڈ لائن نہیں چھوڑو گی. اب اس وعدہ توڑنے کی سزا کیا دوں تمہیں؟ اس نے نرمی سے کہا. مہرالہ کا جسم فوراً سخت ہو گیا. زہران نے اس کے گال کو چھوا. باہر کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے اس کی انگلیاں سرد تھیں. مہرالہ ہلکا سا کانپ گئی. وہ ہنسا، بے وقوف لڑکی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کیسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ مہرالہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ اس کے مزاج کو جانتی تھی. وہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا. زہران نے اس کو تھاما. او مہر، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مہرالہ کی آنکھیں پھیل گئیں. اس نے فوراً اس کی شرٹ پکڑی اور بھاری آواز سے بولی، اسے نقصان مت پہنچانا. میں نے اسے مجبور کیا تھا. مجھے لے جانے کے لیے جو کرنا ہے مجھ سے بات کرو. یہ کہتے ہی اسے پچھتاوا. وہ جانتی تھی جتنا وہ دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گی اتنا ہی سخت سزا ملے گی. لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا. ارد گرد کے جہاز ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے. مہرالہ سمجھ گئی وہ گواہوں کو ختم کر رہے ہیں. زہران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور یہی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی. اسی دوران سہیل نعمانی اور اس کے آدمی جہاز پر چڑھ گئے. وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کملان کی طرف بڑھ گئے. تو یہاں ہے وہ لڑکا جس نے مسز ممدانی کو اغوا کیا. سہیل کنڈے کی طرح چلتا ہوا بولا، بڑی ہمت ہے تم میں. ہمیں تمہیں ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگا. اب تم گئے کام سے. تو مہرالہ فوراً زہران کی باہوں سے نکلا اور کمران کے سامنے کھڑی ہو گئی. اپنے بازو پھیلا کر کھڑی ہو گئی. اسے ہاتھ مت لگانا، یہ سب میرا فیصلہ تھا.